चलिए, अब एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस बार बातचीत करने के लिए इस क्रम में, आपको याद होगा 10 बजे हम रोज़ एक खास मेहमान से जुड़ते हैं। श्री समीर अरोड़ा हमारे साथ हेलियस कैपिटल के जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले तो इस नए हाई की और निफ्टी के नए शिखर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पैसा सबका बना होगा। सर, इस बाजार को अब आप कैसे रीड कर रहे हैं, इंडिया को कैसे रीड कर रहे हैं? हमने सबसे गंभीर, अगर आप देखें, ये बीता मई देखा और उसी मई में हम हाई भी लगा गए। लगभग 4.5 लाख की कोविड फिगर से आज हमारी कोविड फिगर है 1,90,000, ईश्वर की कृपा से। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस मार्केट को? तो जी मई का मंथ तो हमारे को भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि बिल्कुल मार्केट ने एक भी दिन वीकनेस नहीं दिखाई। लेकिन इन जनरल आई वुड से मे बी द मार्केट, क्यों जनरली तो हम बुलिश हैं। कुछ स्टॉक्स हमने चेंज किए थे और किए हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ कोविड, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में। लेकिन ओवरऑल मार्केट में बुलिशनेस तो उतनी ही बरकरार है जितनी पहले थी, ऑन द बेसिस की इकोनॉमिक रिकवरी 2-3 महीने या 4 महीने डिले हो गई हो। लेकिन इन अ बिग पिक्चर, क्योंकि एंड गेम पता है, एंड गेम बीइंग कि एज मोर एंड मोर पीपल गेट वैक्सीनेटेड, ये प्रॉब्लम काफी डिक्लाइन हो जाती है, जैसे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पे वैक्सीनेशन अच्छी हो रही है, पर्टिकुलरली यूएस। तो हमारा वो 4-5 महीने डिले हुआ जिसके कारण बहुत अननेसेसरी डेथ्स हुई। लेकिन ये मार्केट जो है वो ना इमोशनलेस चीज है, इसलिए उसमें वो सब चीजों को डिस्काउंट करके आगे की तरफ देखते हैं। तो उस हिसाब से ठीक है बिल्कुल मार्केट। जी अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सीएनबीसी आवाज़ में। और आपका मुस्कुराता चेहरा जब जब बाजार देखता है तो वैसे ही आप देखिए रिकॉर्ड हाइज लगते हुए दिखते हैं। आप बताइए समीर जी कि आपके सामने 2-3 ट्रेड्स बाजार में खुलते हुए दिख रहे हैं। ओपनिंग अप ट्रेड्स में कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं, एविएशन स्टॉक्स हैं, बढ़िया तरीके से मल्टीप्लेक्सेस खुलते हुए दिख रहे हैं। आगे आने वाले 6 महीने 1 साल में आप किस तरीके की पोजीशनिंग अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हैं? वैसे आपको ब्लू चिप्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इस बार जो तेजी है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखते ही बनती है। ये जो ओपनिंग अप ट्रेड है उसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि जैसे अगर आप एक एक करके देखें तो एयरलाइन स्टॉक्स में ओपनिंग अप तो ऑब्वियसली देयर बी अ लॉट ऑफ बिजनेस जब वो खुलेगा। लेकिन आप देखें स्टॉक प्राइस, उसका लगता ही नहीं है कि वो शट डाउन ट्रेड था अभी तक। अगर लास्ट 1 साल में वो स्टॉक फ्लैट हो या थोड़ा सा अप हो तो क्या उसमें लॉकडाउन हुआ कि उसको अनलॉक का ट्रेड खेले? एंड ऑल्सो यू कैन गिव इट फंडामेंटल रीजंस कि बिजनेस ट्रैवल फिर भी कम होगा, परमानेंटली होगा। अब एयर इंडिया अगर प्राइवेटाइज हो गई तो एक नया कंपेटिटर आ जाएगा, स्ट्रॉन्गर कंपेटिटर आ जाएगा, जिससे अभी तक आप इजीली मार्केट शेयर लेते रहे थे। क्योंकि अब अगर एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली टाटा के पास जाएगा, तो उनका कोई एग्जिस्टिंग वो नहीं है, आई मीन इन द सेंस की लिस्टेड कंपनी। तो आपकी लिस्टेड कंपनीज के लिए नया प्रेशर हो गया। बट उससे पहले सिंपल बिग पिक्चर में अगर वो स्टॉक डाउन ही नहीं हुआ तो आप क्या होंगे? द सेकंड वन इज, अगर आप देखें सिंपल चीजें करें कि यूएस को कॉपी कर ले, मेहनत ज्यादा तो करनी भी नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। आप यूएस में देखें कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है वो सारे स्टॉक्स डाउन है। तो जैसे मेरे पास एयरबीएनबी था, एयरबीएनबी का स्टॉक 2-3 महीने पहले तक $200 था, अब वो अनलॉक शुरू हो गया तो 140 रह गया। पॉइंट इज, ये अनलॉक तब हो अगर वो पहले स्टॉक ना चला हो। अब आप आ जाओ इसमें अपना मल्टीप्लेक्स में। सो मल्टीप्लेक्स में आपको भी पता है जी कि इतने ज्यादा ओटीटीज आ गए हैं कि उनको इतना फाइट फॉर कंटेंट हो गया है कि आप एक आध मूवी के लिए, पहली मूवी देखने के लिए फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि बड़े 1 साल से घर बैठे हैं तो आप पहली 2 मूवीज 3 मूवीज देख लेंगे। लेकिन अगर 6-7 ओटीटीज इंडिया में घूम रहे हैं तो आप क्यों बार बार हर मूवी को देखने हॉल में जाएंगे? वो तो डिसरप्ट हो चुका है बिजनेस। और उसमें somebody will say कि जो बड़ी मूवीज हैं उनके लिए तो आपको हॉल में ही जाना पड़ेगा। तो बात सही है कि बड़ी मूवी के लिए आप हॉल जाएंगे, लेकिन जो मूवी थिएटर का जो बिजनेस है वो खाली बड़ी मूवीज के से नहीं हो सकता। उसको 52 मूवीज चाहिए, हर हफ्ते नया कंटेंट चाहिए। और अगर आप खाली हर महीने की एक बड़ी हिट, जो कोई एक्सपेक्टेड हिट हो, उसमें खाली जाए हॉल देखने और बाकी में आप कहें कि मैं घर में ही देख लूंगा, तो कैसे चलेगा ये काम? मुझे तो नहीं लगता कि जी मल्टीप्लेक्स इज अ फ्यूचर बिजनेस। वो डिसरप्ट होके खत्म हो चुका है। अब यह है कि वो चलता रहेगा नीश ऑडियंस के लिए। जी।
तो मेरा कहने का मतलब है इतना ज्यादा डिफाइन ना करें ओपनिंग एंड नॉट ओपनिंग। जो कंपनी अच्छी कर रही है वो करती रहेंगी। एक आध थोड़ा सा स्पर्ट आ सकता है किसी एक आध कंपनी को फॉर द अनलॉक, बट नॉट रियली। अगर आप इंडियन होटल्स को भी देखें, इंडियन होटल्स पहले 145 150 का होता था फरवरी 2020 में, जब कोई अनलॉक की बात नहीं थी, मतलब सॉरी लॉक की बात नहीं थी। अब वो घूम फिर के उसी प्राइस पे पहुंच गए, तो क्या इसमें अनलॉक हुआ? अच्छा, चलिए उन सेक्टर्स की बात करते हैं अरोड़ा साहब जहां पर आप बहुत ही बढ़िया मूव्स आते हुए देख रहे हैं और शायद उनके पीछे कुछ फंडामेंटल कारण भी हैं। मेरा ध्यान है सीमेंट और स्टील पर, ये दोनों साइक्लिकल हैं। आपको अक्सर ब्रांड्स पसंद आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है वो देखते ही बनता है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार एक लंबी अवधि के लिए दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं? कोई बढ़िया केपेक्स आपको आती हुई दिखती हो इन सेक्टर्स में, या यहाँ से परा रहना चाहिए इस वैल्यूएशन पर? नहीं जी, देखिए ये क्या है कि स्टील की जो स्टोरी है वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी नहीं है जितनी प्राइस ऑफ स्टील की है। सो प्राइस ऑफ स्टील अभी चल सकता है कि इन द सेंस कि क्या है कि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो इसमें अगर चाइना कहे कि मैं स्टील कम बनाऊंगा या यूएस कहे कि मैं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करूंगा, तो प्राइस ऑफ स्टील इज हेल्ड अप फॉर दैट रीजन। इसलिए उसमें आपको इतना ज्यादा ये नहीं फिक्र करनी है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट एनीवे लार्ज क्वांटिटी इनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता ही नहीं है, वो तो जाता है ऑटोमोबाइल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जिसमें काफी हाई वैल्यू एडेड स्टील की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन में तो बड़ा बेसिक स्टील चाहिए, जो लॉन्ग्स चाहिए। जो फ्लैट स्टील है वो तो ये इन चीजों में चाहिए जिसका इंफ्रा से बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ग्लोबल प्राइसेस स्टील की मुझे लगता है कि अभी हाई रह सकती हैं, क्योंकि चाइना अपनी तरफ से एक्टिवली अपना स्टील एक्सपोर्ट कट कर रहा है, बिकॉज चाइना ओवर टाइम वांट्स टू डू हायर एंड हायर वैल्यू एडेड आइटम्स एंड हायर वैल्यू थिंग्स। तो उन्होंने पोल्यूशन के लिए और फॉर व्हाटएवर रीजन अपनी स्टील प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं ओवर टाइम। तो इसलिए मुझे इंफ्रा पे, तो मुझे इंडिया की इंफ्रा पे कोई मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन स्टील का बहुत ज्यादा इंडिया के इंफ्रा से कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा है। एंड आई थिंक इट मे लास्ट। मैं जनरली हम इतने नहीं खरीदते, बट आई वुड से कि स्टील में फिर भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। सीमेंट तो हम एक और रीजन से नहीं खरीदते, बट सीमेंट हैज ऑलवेज बीन अ गुड सेक्टर एंड वी हैव ऑलवेज नॉट ओन्ड इट, बिकॉज हमें कार्टेलाइज प्राइसेस नहीं पसंद। हम कुछ चीजें हम भी अपने प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मार्केट को तो नहीं करते तो नहीं करते, और अभी भी नहीं करेंगे। बट जनरली दीज सेक्टर्स आर ओके फॉर समबडी टू बाय, बट दे विल नेवर बी कि इनमें आप इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर दें कि आपकी इससे लाइफ चेंज हो जाए, वो नहीं होती है इन सेक्टर से। बट स्टिल आई वुड से, अगर आप जो कह रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस लाने के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यू हैव टू बिलीव मच मोर कि गवर्नमेंट टाइम पे पैसे पे करेगी, कि आपकी अप्रूवल स्मूथली आएंगी, कि आपको लैंड मिलेगी, कि आपको वो मिलेगी। वो चीजें आसानी से नहीं, इतनी जल्दी वो कॉन्फिडेंस वापस आता है, बिकॉज अभी रिसेंटली ही ये सब कंपनियां जो प्रॉब्लम में गई हैं वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज थी। तो जब तक एक विजिबल सक्सेस ना किसी को नजर आए फॉर अ नॉर्मल कंपनी, कि भाई नॉर्मल कंपनी आई, उसने इंफ्रा में इन्वेस्ट किया और उसके बड़ा सक्सेसफुल हुआ, इट्स नॉट इजी। तो आप देखें सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आईबीसी वगैरह में वो बेसिकली इंफ्रा कंपनीज की हैं, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा नए आदमी को? इसलिए आप देखें जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहता है कि मैं इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो रेडीमेड इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहा है जो कंप्लीट हो चुका है। तो एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया तो उसने खरीद लिया, टोल रोड कंप्लीट हो गई तो उसने खरीद ली। उसको तो रेंटल इनकम या एन्युटी इनकम चाहिए। आप किसी फॉरेनर को बोले कि अभी ये रोड बनेगी, इसमें डालिए, कोई नहीं डालता। लेकिन आपने रोड कंप्लीट कर ली, आपके 8-10 साल लग गए 4 साल की रोड बनाने में, अब वो टोल आ रहा था, उसके ऊपर वो बेट लेने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये कैनेडियन पेंशन फंड्स और ये जो अपना कनाडा का एक और है, वो कौन सा, वो सारे आके और ये अपना ब्लैक स्टोन या के रेडीमेड बिल्डिंग्स खरीदते हैं। अब आप उनसे बोलिए कि स्क्रैच से लैंड खरीद के बिल्डिंग बनाइए, कोई नहीं बनाता। अच्छा सभी सर, लीजिए
आपसे बातचीत करते करते आपके अगर आप देखें डिस्कशन के दौरान निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई पर है, शायद 15,500 भी स्क्रीन पे दिखी जाए। सर जब ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना ऑल टाइम हाई कभी भी बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन के बिना हमने देखा नहीं है। एक चीज़ बताइए सर, इस बार आपको एसबीआई के नंबर्स कैसे लगे और आप बैंकिंग में कितने कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त, और बैंकिंग में खरीद क्या रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस क्या है आपका बैंकिंग में जी हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं 26 ईयर से फंड मैनेज कर रहा हूँ और कभी भी मेरी सेकंड हाईएस्ट पोजीशन स्टेट बैंक नहीं रही है जो आजकल है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो की एंड वो भी पीएसयू बैंक है जो हम थियोरेटिकली एंड हिस्टोरिकली कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेट बैंक ने प्रूव कर दिया कि वो नॉर्मल पीएसयूज की तरह नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज द प्राइवेट सेक्टर गाइस। उसकी सब्सिडरीज जो हैं ये सब एसेट मैनेजमेंट की बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई है, बिगर देन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड दैट इज। उनकी इंश्योरेंस कंपनी बढ़िया चल रही है। तो इसलिए वो तो हम उसको प्राइवेट सेक्टर ही गिनने लग गए हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन अभी भी पीएसयू वाली है। सो दैट बिकॉज हमने बाकी तो कोई बेचा नहीं, और इसको सेकंड बिगेस्ट बनाने से क्लियर हो गया कि हमारा ओवरवेट जो पहले ही होता था हमेशा बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, अब वो उससे भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। बट वी आर ओके विद दैट। जी अरोड़ा साहब, ये तो कमाल की बात मुझे सुनने में आई कि एसबीआई आपकी सेकंड बिगेस्ट पोजीशन है, और यकीनन आप नॉर्मली ब्रांड्स पर बहुत इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस में। कहाँ तक एसबीआई आपको जाता हुआ दिखता है? बहुत चर्चा इसके सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन पर होती है, और अक्सर ये बात हो रही है कि बैंकिंग बिजनेस एसबीआई का ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है अगर आप देखें बाकी सारी वैल्यूएशंस को। क्या आपकी सोच भी यही है एसबीआई के बारे में? नहीं, हाँ, आई थिंक जीरो नहीं है आजकल। आई थिंक 0.4 या 0.5 बुक रह गया है जो वैल्यू ऑफ द बैंक। तो अभी सी वी डोंट लुक एट इट लाइक दैट कि प्राइस टारगेट क्या है, क्योंकि क्या होता है कि प्राइस टारगेट, अगर कोई स्टॉक सडनली 40-50 बढ़ जाए और वो टारगेट आज मीट हो जाए तो आदमी सोचे। बट जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह में हुआ है कि वो हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, तो उस हिसाब से वो सालों साल पड़ा रहता है स्टॉक। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये जो अनलॉकिंग कह लें वैल्यू ऑफ स्टेट बैंक, अगर वो स्लोली ग्रेजुअली हो, सो दैट हर साल आपके 20-25% बने हैं, कुछ बिकॉज उस साल की नई अर्निंग्स आ गई, और कुछ क्योंकि आपकी री रेटिंग हो रही है एज यू प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम नॉर्मल पुराने स्टाइल के पीएसयू नहीं है, तो वो बड़े साल पड़ा रहेगा स्टॉक। अगर बहुत जल्दी में हुआ तो वो अलग प्राइस टारगेट होता है। तो नॉर्मली प्राइस टारगेट रोज के रोज हम बैठे हैं एनालाइज कर ही रहे हैं अगर कुछ नए इवेंट्स हो। बट आई थिंक हम इतनी हाई पोजीशन में स्टॉक को 2-6 महीने के लिए नहीं ले जाते हैं। हमारे पास ये स्टॉक है अक्टूबर से, शायद अक्टूबर नवंबर से, बट ये it cannot be a 3-6 month trade. It has to be now held for 2 years at least. See how it goes. चलिए, तो ये तो चर्चा हुई आपकी एसबीआई पर अरोड़ा साहब के साथ। एक सेकंड मुझको दीजिए समीर जी। फ्रेश आप रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं निफ्टी पर 15,500 के पार, और उसकी वजह से जो तेज़ी है वो आप देख रहे हैं रिलायंस में 2141। समीर जी, सरकारी कंपनीज के महकमे में आपको एक काउंटर बहुत बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बाजार आपकी विदेशी मित्र मंडली और जो बहुत ज़बरदस्त पैसा लगाते हैं एचएनआईज या इंस्टीट्यूशंस, इस बात को मान के चल रहे हैं कि कुछ मूवमेंट सरकार के प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी आते हुए दिखेंगे? अब मैं हर स्टॉक के बारे में नहीं आपको बता रहा, लेकिन बिग पिक्चर में चलो ये लास्ट स्टॉक है, ये भी है हमारे पास, लेकिन इसको ना प्राइवेटाइजेशन, इसकी आधी स्टोरी है। इसकी आधी स्टोरी है कि जी वो कॉरिडोर जो था अपना फ्रेट कॉरिडोर, वो नियरली रेडी हो गया है, एंड वो कॉरिडोर के आने से ट्रेन्स के जो कंपेटिटिव बेनिफिट है ओवर रोड वो बढ़ जाएगा। तो दैट हेल्प्स मूवमेंट बाय रेल रादर देन बाय रोड। एंड सेकेंड इज की जो इनकी डील थी विद रेलवेज की, हम इनकी रेलवेज की लैंड यूज करते हैं, उसके कितने पैसे देने चाहिए, लीज क्या देनी चाहिए हर साल, वो लीज इज एट अ
looks जो उन्होंने अभी बोला उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में, is better than what people feared before. Of course, at the back of the mind there is also privatization, but इसमें privatization वैसे 100% नहीं हो रही है. इसमें आई थिंक 20-30% स्टेक सेल की बात है, तो वो इतना आसान नहीं है, बट हो सकता है. और उसमें क्या है कि वायबल बायर्स भी बैठे हैं, क्योंकि इसमें लॉजिकल बायर्स हैं जिनके नाम आपको ऑब्वियस है कि कौन हो सकते हैं, तो इसलिए उस तरीके से भी जी जी एक्साइटमेंट है. बट मैं खाली इसी तक प्राइवेटाइजेशन हूँ, जी बाकियों की प्राइवेटाइजेशन पे मुझे कोई भरोसा नहीं है. इसमें शायद हो सकती है, बट उसके बगैर भी देयर आर मेनी जी पॉजिटिव जी थिंग्स दैट हैव तो हैपेंड एज आई सेड दीस टू थिंग्स. ये बात है. करेक्ट जी. तो अरोड़ा साहब, हम लोग करीब 20-25 साल से तो आपस में बात करते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एक भी समय कि हमने ज़्यादा समय पीएसयू स्टॉक्स पर बिताया हो. ज़रूर बहुत ही बढ़िया आपको फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं. मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, ये बताइए अरोड़ा साहब कि सेक्टर वाइज और थीम वाइज आपको कहाँ डीप वैल्यू अभी बाजार में दिखती है जहाँ पर निवेश के मौके हैं, क्योंकि निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और अन्य कई इंडिसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे हैं. सो जी, वो क्या है कि हम तो 3 थीम्स होती है हमारी, बाद में हम बाकी स्टॉक्स होते हैं उनको अदर्स पे डाल देते हैं. सो हमारे तो 3 थीम सेम रहती हैं, विच इज प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, विच इज कंज्यूमर, एंड देन द थर्ड इज टेक, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स. अब उसमें अगर हम एक आध स्टॉक जैसे स्टेट बैंक को ले लें या कोई और ले लें, तो हम वो कहते हैं अदर्स. तो वो अदर्स, इवन कंटेनर कॉप, तो वो करीब मैक्सिमम 14-15% तक जाता है आउट ऑफ 100. अभी इफ यू से कि वैल्यू कहाँ है, वैल्यू थोड़ी सी थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो सकती है. नॉट द एचडीएफसी बैंक टाइप व्हिच एक्चुअली इज आवर बिगेस्ट होल्डिंग, बिग होल्डिंग, बट जो बाकी बैंक्स हैं उनमें हो सकती है, बिकॉज as the economy improves and because these guys have also done well. For example, ICICI Bank, उसकी भी story state bank type ही है, that it has very valuable subsidiaries and the new management is very good and it is very cheap, not cheaper than State Bank but cheaper than all the other प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो वो हो सकता है. बाकी कंज्यूमर तो हमने थोड़ा कम किया है, बिकॉज वी फील कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में 2-3 एडवांटेज थे जो अब खत्म हो रहे हैं. एक था कि वर्क फ्रॉम होम जब शुरू हुआ तो लोगों को अपना घर ठीक करने में, अपना टेबल, अपना रूम, अपना वर्किंग प्लेस, अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर, कमरे में एसी, ये सब चीजों उनको नजर आया कि उनको इम्प्रूव करना है, लेकिन वो हो गया अब. और सेकंड की कमोडिटी प्राइसेस इतनी बढ़ी हैं, ऑफ स्टील, ऑफ कॉपर, ऑफ एवरीथिंग, वो उनके लिए इनपुट है. एंड ऑल्दो वो सब कहते हैं कि जी हम ये प्राइस पास ऑन कर देंगे, द प्राइस राइजेस आर सो हाई कि इतनी आसानी से आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते अपने उसकी, अपने प्रोडक्ट की. तो उसको कम करके हमने इधर उधर डाल दिया ये इन सब चीजों में. और टेक, फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स, उसमें चल रहा है नॉर्मल. उसमें मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल जो हमारे पास है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि है तो केमिकल कंपनी. व्हाई आर दे ट्रेडिंग लाइक कंज्यूमर कंपनीज एंड 35 and 40p? अब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, बट अभी है तो पुराना चल रहा है वो. चलिए सर, एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे यहाँ पे. मुझे याद है जब लास्ट जब पेंडेमिक जब ने स्ट्राइक किया था और लॉकडाउन प्रोसेस से हम बाहर निकल के आए थे, हमने पेंट अप डिमांड को लेकर आपसे प्रश्न किया था, और जिसकी थ्योरी पे शायद मेरे ख्याल से आप बिलीव नहीं करते. ऑटो का नहीं किया आप था. देखिए पिछले 3 महीने को देख लीजिए, 4. जी मैंने प्रश्न किया था आपसे कि भाई पेंट अप डिमांड के चलते आप ऑटो को खरीदेंगे, आपने कहा नहीं, मैं उसको नहीं खरीदूंगा. लेकिन आप देखिए पिछले 3 महीने में 2 व्हीलर ने 4 व्हीलर स्पेस को, कमर्शियल व्हीकल स्पेस को डोमिनेट किया है. 2 व्हीलर्स में सर आपका टेक क्या है इस वक्त? हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस, बजाज ऑटो, इन पर आपका इंटरेस्ट है इस वक्त? जी, बजाज ऑटो तो ग्लोबल कंपनी हो गई है, हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका मेरा मतलब उसका इंडियन पेंट अप डिमांड से इतना इशू नहीं है. बट अगर आप पेंट अप डिमांड की बात करें, मुझे लगता नहीं कोई पेंट अप डिमांड है जी, क्योंकि अब आप देखें कि जो नॉर्मल एवरेज पब्लिक है, एक तो वो डर गई होगी कि इतने ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, या हमारे नहीं हुए लेकिन दूसरे के हुए हैं और उन्होंने देखा है क्लोजली. सेकेंडली, हमारी वैक्सीनेशन तो फिर भी स्लो रहेगी, तो आदमी हर वक्त डर में रहेगा कोई थर्ड वेव ना हो जाए. थर्ड इज जनरल, आपकी इकोनॉमिक रिकवरी डिले हो गई. जो इतने सारे सर्विसेज के बिजनेस हैं, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, सबको आप कितना कवर अप करेंगे?
सो सबको थोड़ा सा इनकम कम हो गई है। और अगर आप क्योंकि जनरली किसी की भी इस पीरियड में कोई ग्रोथ नहीं हुई है बहुत ज्यादा, उनका ये हो सकता है कि किसी की जॉब ना गई हो या किसी की सैलरी कट नहीं हुई, बट इट इज नॉट दैट पीपल हैव डन सुपर वेल इन दिस पीरियड अदर देन द स्टॉक मार्केट गए जो खाली प्राइस से काम होता है हमारा। तो सो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच पेंट अप डिमांड, प्लस दिस टाइम रूरल इकोनॉमी को ज्यादा हिट हुआ है, आई मीन रूरल लोगों को, बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो इसलिए वो जो पिछली बार हमें जिसने बचाया था वो थी रूरल इकोनॉमी। सो आई वुड थिंक कि पेंट अप डिमांड वाले स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं हम वो फाइनेंशियल्स खरीद रहे हैं, विच हैज टू डू विद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड मे बी सम कैपिटल एंड सम ग्रोथ इन कॉर्पोरेट लोन्स एंड ऑल दैट एंड रिडक्शन इन एनपीएस। एंड तीसरे वाला सेकंड वाला कम है हमारा, इसीलिए बिकॉज पेंट अप डिमांड भी एक, जैसे होम इंप्रूवमेंट की अब कितनी पेंट अप डिमांड करेंगे, जिसको जो चाहिए था इन रिलेशन टू वर्किंग होम एंड बाइंग एक्स्ट्रा थिंग। कोई कहता है मैं बड़ा टीवी ले लेता हूँ, मैं घर बैठा हूँ, या मेरा बच्चे को एक एक्स्ट्रा फोन चाहिए टू अटेंड क्लासेस, वो सब हो गया ना। अब कितनी बार वही चीज करेंगे हम। जी, तो अरोड़ा साहब, हमेशा की तरह सिर्फ 20 मिनट अगर आपसे बात करें तो ऐसा लगता है कि समय को और खींच पाते तो अच्छा रहता और एक से एक बढ़िया आइडियाज़ मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई कि आपकी सेकंड टॉप होल्डिंग फ़िलहाल SBI है और कंटेनर कॉर्पोरेशन भी आपके पोर्टफोलियो में है। आप